आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज दल बदल के मामलों का सामना कर रहे 7 विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष गदाम प्रसाद को नोटिस जारी कर भारत राष्ट्र समिति द्वारा दायर एक याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने अगली सुनवाई 16 अप्रैल के लिए तय की है। बीआरएस ने हाई कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जब स्पीकर गदाम प्रसाद कुमार ने पार्टी के उन 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पार्टी ने दलील दी कि स्पीकर ने अपर्याप्त सबूतों के बावजूद इन विधायकों को क्लीन चिट दे दी, जिससे वे दल बदल विरोधी कानून के तहत होने वाली कार्रवाई से बच गए। याचिकाओं में मूल रूप से जिन 10 विधायकों के नाम शामिल थे उनमें से 7 को अब कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे स्पीकर के साथ मिलकर अपना जवाबी बयान दाखिल करें। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के गवर्नर को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन सभी एआईएमआईएम विधायकों को सदन से बाहर निकालने की मांग की गई है जिन्होंने संयुक्त सत्र के दौरान वंदे मातरम का अपमान किया था जब गवर्नर अपना संबोधन दे रहे थे। राष्ट्रगीत का यह अपमान पूरे देश का अपमान है। एआईएमआईएम के विधायकों को जिन्हें सदन में मौजूद रहकर वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए था, उन्होंने इसके बजाय सदन से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का मानना है कि यह राष्ट्रगीत जिसे हर संसद और हर विधानसभा में गाया जाना चाहिए, उसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के लाखों करोड़ युवाओं को प्रेरित किया था। यह एक ऐसा गीत है जो अब अपनी रचना के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, इसलिए इस गीत को सभी विधायी निकायों में गाया जाना चाहिए। लेकिन जिन विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है उन्होंने इस राष्ट्रगीत का अपमान किया है, इसलिए बीजेपी ने वंदे मातरम का अपमान करने के लिए उन्हें विधानसभा से निष्कासित करने की मांग की है। ईंधन की कमी की खबरों पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सिन्हार ने कहा कि सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्ट से फैली घबराहट के कारण पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा हो गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राजकोट, सूरत और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और लोगों को डर है कि यह हैदराबाद तक फैल सकती है। पेट्रोल पंप में पास क्राउड है बिकॉज ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया की वजह से क्रिएट हुआ। वहाँ पे राजकोट में, सूरत में, कुछ दिल्ली में कुछ फ्यूल का स्केर्सिटी है। यहाँ पे भी हैदराबाद सिटी में भी ऐसी स्केर्सिटी हो सकता है करके बहुत सारे लोग पेट्रोल स्टेशन के पास आ रहे। वैसी सिचुएशन है। अभी हम लोग, हमारा एडिशनल सीपी साहब, ज्वाइंट सीपी और हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर्स के साथ हम लोग मीटिंग लिया। उसमें मालूम पड़ा कि 60 डेज का सफिशिएंट स्टॉक है, बट अननेसेसरी सोशल मीडिया आने से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि दैट फ्यूल का अवेलेबिलिटी नहीं होगा और क्या 2 लीटर 3 लीटर लेने वाला आज 10 लीटर 12 लीटर फुल टैंक कर रहे। कार भी ऐसी सिचुएशन हो गए। सो कोई भी ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन को बिलीव मत करिए और आगे भी ऐसे वीडियोस को सर्कुलेट मत करिए। सफिशिएंट स्टॉक है। हमारा तरफ से भी, हम पेट्रोल स्टेशन के पास एक कांस्टेबल है और एक ऑफिसर है और रेवेन्यू तरफ से भी हमारा ऑफिशियल्स है और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई की तरफ से भी हमारा ऑफिशियल्स है। सो सब लोग कोऑपरेट करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और हम लोग पेट्रोल स्टेशन ओनर्स को भी बताए कि दैट वो लोग ये कैंस में, नहीं तो कुछ डब्बा में ऐसी लूज पेट्रोल और लूज फ्यूल को भेजने का नहीं कोई करे तो। जनता यूनियन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है एआईएमआईएम, वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट कितनी हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना गवर्नमेंट का इंपेरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या एनएसएसओ का डेटा हो,
वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव के हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं। बेलगावी के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन ने कहा कि बेलगावी ज़िले में एलपीजी सिलेंडरों की खपत की स्थिति के बारे में मैं सभी नागरिकों को यह साफ करना चाहता हूं कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। जहां तक कमर्शियल सिलेंडरों की बात है, उन पर कुछ पाबंदी है। इनकी मांग लगभग 1500 से 1600 सिलेंडरों की है। हम लगभग 700 सिलेंडरों की सप्लाई कर पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के मामले में कल रात हमने देखा कि लोग घबराकर बहुत ज़्यादा खरीदारी करने लगे थे। पुलिस ने मुझे बताया कि ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही कुछ अफवाहों की वजह से हो रहा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईंधन, पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। मैं शहर के सभी नागरिकों को साफ कर देना चाहता हूं कि पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है। हमने यह भी देखा है कि लोग बोतलों और कैन में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक तरीका है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। आज मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि वे सभी पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश दें कि वे इस तरह की सप्लाई न करें। पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है, कृपया घबराएं नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एलपीजी की कमी को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन करने पर कहा कि ये तो इनकी राजनीति है, देश के हित में इन्हें कुछ नहीं सोचना है। दुनिया में सभी जगह तनाव है, इस बीच भारत में शांति है, उसके साथ विकास के काम भी चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर समर्थन करने के बजाय वो मूर्खतापूर्ण राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये प्रोटेस्ट है, ये तो इन लोगों का पॉलिटिक्स करना है, देश के हित में कोई सोचना नहीं है। दुनिया में सभी जगह अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सभी जगह तनाव है। इस बीच में भारत में शांति, एकदम शांति भी है। उसके साथ ही साथ इतना अच्छा काम चल रहा है, डेवलपमेंट काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, जीडीपी अभी तक तो बहुत अच्छा ही है। ये तो देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केरल चुनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं बहुत आशावादी हूं। यह मत भूलिए कि केरल में बीजेपी एक 0 सीट वाली पार्टी है। असली मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। हमारे पास अच्छे और अनुभवी उम्मीदवार हैं, साथ ही कुछ नए चेहरे भी हैं। मिलकर हम बदलाव लाने जा रहे हैं। लोग एलडीएफ के 10 साल के कुशासन से थक चुके हैं और बीजेपी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास वह क्षमता नहीं है। इसका जवाब एलडीएफ को सत्ता से हटाने में है। मैं महिला आरक्षण बिल का हमेशा से एक मजबूत समर्थक रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में महिलाओं के लिए वह मुकाम हासिल करना मुश्किल रहा है जिसके वे हकदार हैं। इस चुनाव में भी किसी भी पार्टी ने महिलाओं को सीटों का कोई खास प्रतिशत नहीं दिया है। हमारे पास केवल 10% सीटें हैं और बीजेपी के पास केवल 11 से 12%। हमें महिलाओं को सुनिश्चित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है और इसी के साथ उन्होंने इस बिल को लेकर समर्थन किया है। महिला आरक्षण बिल पर डीएमके सांसद थमिझांची ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने साफ तौर पर कहा था कि हम हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। शुरू में इसे परिसीमन से जोड़ा गया था, अब इसे करने की इतनी जल्दी क्यों है? जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हम सभी विपक्षी पार्टियों के साथ ठीक से सलाह मशवरा करने की मांग करते हैं, ताकि इस पर विचार किया जा सके और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रस्तावित बयानों को ठीक से देखा जा सके और उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं। डीएमके के प्रवक्ता श्रवण अन्नुदुराई ने आज अभिनेता राजनेता कमल हासन के आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव न लड़ने के डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करने के फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक और निस्वार्थ बलिदान बताया। कमल हासन की पार्टी एमएनएम के तमिलनाडु चुनाव से हटने और सीएम एमके स्टालिन के डीएमके को समर्थन देने के फैसले पर डीएमके के प्रवक्ता आगे कहा कि हमारे नेता एमके स्टालिन ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने इसे कमल हासन का एक ऐतिहासिक और निस्वार्थ बलिदान बताया है, जिन्होंने यह फैसला लेते समय तमिलनाडु राज्य
राज्य के हितों और कल्याण को ध्यान में रखा है। डीएमके के सभी कार्यकर्ता, सदस्य और नेता कमल हासन के इस नेक काम के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिसने उनकी प्रतिष्ठान को और बढ़ा दिया है। एनडीए गठबंधन से संभावित रूप से बाहर निकलने के मुद्दे पर पुथिया तलीमगढ़ पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष के कृष्णस्वामी ने कहा कि हम हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए काम करते हैं और तेनकासी, तिरुनेलवेली, विरुधुनगर, रामांतपुरम, मदुरै, डिंडीगुल जैसे जिलों में विशेष रूप से ग्रामीण और अशहरी क्षेत्रों में हमारा मजबूत निर्धार है। पार्टी ने डीएमके के 5 साल के कुशासन के खिलाफ अभियान चलाया है। एआईएडीएमके और एनडीए के सहयोगियों के साथ बातचीत इसलिए रुक गई क्योंकि सीटों की पेशकश बहुत कम थी। इसलिए पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की तैयारी कर रही है। उम्मीदवारों के आवेदन जमा किए जा रहे हैं और इसके बाद अंतिम फैसले लिए जाएंगे। एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र में अजीत दादा केस में एफआईआर फाइल करने की कोशिश की थी। मैंने मुंबई में 0 एफआईआर फाइल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं बारामती गया, लेकिन तब भी यह रजिस्टर नहीं हुआ। तब मेरे पास दूसरे राज्य को देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं दिल्ली गया, जहां मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिला। उन्होंने मुझे 45 मिनट तक बात की। इस दौरान उन्होंने इस विषय को समझने की भी कोशिश की। जब उन्हें पता चला कि अजीत पवार के हादसे के बारे में मेरी एफआईआर नहीं ली गई है तो वे हैरान रह गए। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं ऐसे राज्य में जाऊं जहां मुझे न्याय मिले। उन्होंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया। मैं कर्नाटक गया, जहां मेरी एफआईआर रजिस्टर हुई, तो अब इसकी जाँच होगी। भाजपा नेता शहजाद पूनेवाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश नीतियों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारी विदेश नीति बहुत कमज़ोर और ख़राब है तो मनीष तिवारी और शशि थरूर को उन्हें सुनना चाहिए। राहुल गांधी जो है उनका एलपीजी बन चुका है लाइज, पैनिक क्रिएट करना और गोल पोस्ट शिफ्ट करना। और राहुल गांधी जी विदेश नीति पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। उनको अगर लगता है कि हमारी विदेश नीति इतनी कमज़ोर है, इतनी ख़राब है, तो मनीष तिवारी और थरूर जी की बातें कम से कम सुन ले। वो तो बता रहे कि भारत की विदेश नीति उत्तम है, और जिनकी खुद की विदेश नीति कम और विदेशियों की नीति ज़्यादा थी। राहुल गांधी के समय में या उनके परिवार के समय में विदेशियों का फ़ोन आता था न्यूक्लियर टेस्ट बंद, विदेशियों का फ़ोन आता था ईरान से तेल खरीदना बंद, विदेशियों का फ़ोन आता था 26/11 पर अटैक नहीं करना है, विदेशियों का फ़ोन आता था तो भाई सियाचिन दे दीजिए, कच्चा तीबू दे दीजिए, अक्साई चीन दे दीजिए। इस प्रकार की तो इन्होंने विदेशियों वाली नीति चलाई। आज विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भाई ईरान के एम्बेसडर का अभी स्टेटमेंट आया है कि भारत इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भारत हमारा दोस्त है और भारत जो है मध्यस्थता कर सकता है। अमेरिका हो, फिनलैंड हो, सब जगह हो, सभी लोग कह रहे हैं कि भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो धुरंधर नीति है। और इसीलिए चाहे तेहरान हो, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप्स आ रहे हैं, चाहे टेल अवीव हो, जहाँ पर हमने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना के रखे हैं, चाहे गल्फ हो, जहाँ पर भारतीयों को सुरक्षित किया है, चाहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, सबको साधने का काम भारत ने किया है। पीएम मोदी के बयान पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बिल्कुल कमी है। भले ही पीएम मोदी लोकसभा और राज्यसभा में आकर उन्हें कहे कि कोई समस्या नहीं है, आप जनता से पूछकर पता कीजिए कि क्या गैस की डिलीवरी हो रही है। मौसम और माहौल की वजह से आने वाले समय में किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष की मांग थी कि हम इस पर चर्चा करें, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। एक तरफा बयान दिया गया, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल होगा। जिस तरीके की शॉर्टेज है, भले ही प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं कुछ दिक्कतें नहीं है, आप जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। और किसानों के लिए भी मौसम ऐसा हो गया है, माहौल ऐसा हो गया है कि उनको भी आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। सोइंग सीजन शुरू होने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष की मांग थी कि हम लोग सदन के अंदर इसकी चर्चा करें, पर इसकी चर्चा नहीं होने दी। एक तरफा बयान दिया गया, स्पष्टीकरण जो मांगने का अधिकार होता है विपक्ष का, वो भी हमें नहीं दिया गया, तो उसका विरोध हम करेंगे।
तेलंगाना पेट्रोलियम लीडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मारी अमरेंद्र रेड्डी ने कहा कि जनता घबराकर खरीदारी कर रही है, जिसका मतलब है कि कमी है। पिछले 10 दिनों से चल रहे युद्ध के कारण तेल कंपनियों ने हम पर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक कृत्रिम कमी पैदा हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता को भारत सरकार से पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल रहा है। यदि भारत सरकार तेल कंपनियों को इन प्रतिबंधों और शर्तों को अस्थायी रूप से हटाने का निर्देश देती है तो जनता को अभी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे कम हो जाएंगे। इसमें भीड़ क्या है, पब्लिक ने पैनिक बाइंग कर रहे, यानी शॉर्टेज है, थोड़े पेट्रोल बंक से ड्राई आउट्स थे 10 दिन से। ये जो वार के वजह से थोड़ा ऑयल कंपनी हमारे को कंडीशंस लगाए थे, वो कंडीशंस भी हम लोग ओवरकम करे, क्रेडिट फैसिलिटी डिसकंटिन्यू करे, फिर वो पेमेंट जो करने का कर दिए, एडवांस पेमेंट होना था वो भी कर दिए। अभी लास्ट ईयर में जो मार्च महीने में आप जितना माल बेचे उतना ही आपको ये महीने में देंगे, यानी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लगा रहे। इस कंडीशन वजह से क्या हो रहा, थोड़े आउटलेट्स में ड्राई आउट हो रहे, और क्या पब्लिक पैनिक बाई में क्या हो रहा, जैसे कि 100 रुपये 200 रुपया लेने वाले आजकल टैंक फुल कर रहे, टिन्स में या कंटेनर्स में प्रोडक्ट खरीद रहे। अगर समझो कोई कहीं भी लेके जा रहे, कहीं दूर जा रहे, वो क्या कर रहे, आउटलेट दिखा तो टॉप अप कर ले रहे। तो क्या हो रहा, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो रहा। तो ये क्रिएट क्या है बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अश्योरेंस नहीं मिल रहा, उनको भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इतना। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।